जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश डीएलएड के फॉर्म को लेकर। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश का डीएलएड जो बीटीसी फॉर्म है, हमारे सभी जो छात्र हैं और जो विद्यार्थी है जिसका अभी-अभी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुआ है, वो बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का बीटीसी का फॉर्म कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब एडमिशन होगा। तो सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बीटीसी का फॉर्म आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है और उत्तर प्रदेश के बीटीसी का फॉर्म देखिए दिनांक 9 सितंबर 2024 को ही इसका नोटिफ़िकेशन जारी हो गया था। तो आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के डीएलएड का फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, इसमें क्या-क्या लगेगा, क्या-क्या नहीं लगेगा, कितना फ़ीस लगेगा, इसका मेरिट लिस्ट कैसे जारी होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आज इसी बारे में जानेंगे। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के डीएलएड का नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के डीएलएड का फॉर्म कब से कब तक है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के डीएलएड का फॉर्म आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डीएलएड का फॉर्म है, तो उत्तर प्रदेश डीएलएड का जो फॉर्म है वह 18 तारीख 9वां महीना 2024 यानी 18 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा, जो कि 9 अक्टूबर 2024 तक इसका फाइनल डेट होगा। तो आज हम जानेंगे कि इस संबंध में इसमें क्या-क्या लगेगा, आय, जात, निवास क्या नहीं लगेगा, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो डीएलएड का फॉर्म है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएलएड प्रशिक्षण। तो पहले हम चर्चा करेंगे डीएलएड प्रशिक्षण के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षण में लिखा है कि प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षण का सेवा पूर्व 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे पूर्व में प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट बीटीसी प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जैसा कि पहले इसको जो हमारा डीएलएड था, इसको बीटीसी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इसको डीएलएड कर दिया गया। तो एनसीटी विनियमावली के तहत के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा यानी डीएलएड कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण हेतु आवेदन। प्रशिक्षण हेतु आवेदन। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अंतर्गत प्रवेश चयन हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं आयु संबंधित अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है। तो साथियों, यह जो डीएलएड का फॉर्म है, इसको ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे सीटों पर चयन। सीटों पर चयन देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है सीटों पर चयन। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटीई द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला, विज्ञान, पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदन का चयन मेरिट द्वारा किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि एनसीटीई से मान्यता तथा प्रदेश शासन संबंध प्राप्त ऐसी निजी संस्थाओं जो केवल महिलाओं हेतु है, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि साथियों, जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी केवल महिला के लिए ही अगर कोई डीएलएड कॉलेज है, तो वहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन होगा, पुरुषों का नहीं। तो अब हम थर्ड फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है आवेदन के लिए अर्हता हेतु आयु एवं निवास। तो साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम देखेंगे कि देखिए, इसमें जो शैक्षिक अर्हता है डीएलएड शैक्षिक अर्हता डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु अभ्यर्थियों ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज या सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल
एवं इंटरमीडिएट किया हो एवं उसके समक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, पूर्वभूत सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाती है। तो इसका मतलब यह होता है साथियों कि कोई भी बच्चा अगर उत्तर प्रदेश से या सीबीएसई से, आईसीएसई से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया हुआ है तथा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त या महाविद्यालय से मिनिमम 50% अंकों के साथ अगर वह ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया है तो वह फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है। इसमें साथियों यह कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% अंकों की छूट दी जाती है। तो अब साथियों अब हम समझेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा सीबीएसई द्वारा अमान्य, यूजीसी द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गई संस्थाओं विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर पर हाई स्कूल, इंटर तथा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों आवेदन हेतु अर्हता नहीं माने जाएंगे, योग्य नहीं माने जाएंगे। तो इसका मतलब यह साथियों कि अगर कोई भी कॉलेज या स्कूल जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या यूजीसी द्वारा अमान्य घोषित किया गया है या फर्जी घोषित किया गया है, अगर उस स्कूल या कॉलेज से कोई भी बच्चा इंटर किया हुआ है या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, अगर वह फॉर्म भरता है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि आयु को लेकर तीसरा पॉइंट है आयु के बारे में। तो अब हम समझेंगे कि आयु के बारे में। तो इसमें लिखा है कि आयु आवेदन हेतु अभ्यर्थी जिस परीक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम मतलब आप जिस दिन आवेदन अप्लाई करेंगे उस दिन कम से कम आपका उम्र 18 साल तथा मैक्सिमम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु अभ्यर्थी का आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष मिनिमम और तथा मैक्सिमम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे निवास को लेकर कि निवास किसका लगेगा किसका नहीं। तो निवास को लेकर इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसका मतलब यह साथियों कि अगर कोई भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का है तो उसको डीएलएड में जब एडमिशन होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश निवासी को दिया जाएगा। अब प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखित जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब कहा गया है कि साथियों कोई भी बच्चा जो कि डीएलएड का जो लास्ट डेट आवेदन करने की तिथि है उसके अंदर ही कोई भी जो भी जिसका निवास लगेगा उसके लास्ट डेट के अंदर ही निवास की तारीख होनी चाहिए। अगर उसके बाद होगी तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे आवेदन पर आमंत्रित किया जाना। तो साथियों पहला पॉइंट इसमें यह है कि अभ्यर्थियों से ई आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रदेश के 2 बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। तो ये सब ऑनलाइन आवेदन के लिए है, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। और अब हम जानेंगे कि अंक तालिका में पूर्णांक और ग्रेड को लेकर। तो साथियों यहाँ पे आप 7वां पॉइंट देख सकते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट का अभिलेख हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे।
तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे करेंगे पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक का सचिव सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र फार्मूला अभिलेख जांच के समय लाना होगा। तो इसमें कहा गया है कि साथियों अगर किसी भी विद्यार्थी का खासकर जैसे कि ग्रेजुएशन में बहुत से विद्यार्थी का जो रिजल्ट होता है उसको ग्रेड में जारी किया जाता है ना कि प्रतिशत में। तो अगर अगर किसी भी विद्यार्थी का ग्रेड में जैसे कि सीजीपीए में अगर किसी विद्यार्थी का जो अंक पत्र है ग्रेजुएशन का जारी किया जाता है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 9.5 से हो गुणा कर देना चाहिए। अगर किसी भी विद्यार्थी का ग्रेड में रिजल्ट जारी होता है और उसको प्रतिशत में निकालना है कि हमारा कितना प्रतिशत है तो 9.5 से गुणा कर देने पर उसका प्रतिशत निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे अथवा अपनी देखरेख में सावधानीपूर्वक भरवाएं। आवेदन पत्र किसी अन्य जरिए जैसे साइबर कैफे ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने के पश्चात ही सेव करें। इसका मतलब यह है साथियों कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें तो एक बार दोबारा से आप अपने जो ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म भरे हैं उसको जांच लें, अन्यथा एक बार आप सेव कर दिए तो वह दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। इसके लिए मतलब साथियों कि अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन आवेदन करता है तो अगर कोई गलत भर देता है, कोई फॉर्म में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कोई अवसर दे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण फाइल सेव करने के उपरांत किसी ब्यौरे में परिवर्तन सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ से अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया विवरण ही अंतिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर उसे किसी भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य के प्रशिक्षण हेतु समायोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करे। इसमें यह कहा गया है कि अभ्यर्थी एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन न करे, अन्यथा अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है उसे त्रुटि मानकर निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र अंकित विवरण की सत्यता के संबंध में यह अनुबंध पत्र दिया जाएगा कि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण असत्य है तो न केवल उसका समर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। अब हम समझेंगे कि चयन हेतु जांच प्रक्रिया। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मतलब साथियों कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें जो चयन होगा उसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के तीनों मार्क्स को जोड़कर जो भी मेरिट बनेगा, जिसका ज़्यादा मेरिट होगा उसी का चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए श्रेष्ठ सूची तैयार की जाएगी एवं वरीयता में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जाएगी। गुणांक के आकलन में प्रत्येक परीक्षा को दशमलव के 2 अंकों तक
किया जाएगा। और साथियों अब हम बात करेंगे फीस को लेकर। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में इंस्टॉलमेंट फीस जो है 5,000 रुपये रखा गया है। मतलब जब फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो 500 रुपये लगेगा, लेकिन जब आपका काउंसलिंग होगा तो 5,000 रुपये लगेगा। और जो वह और इसमें यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है, यानी साथियों कि अगर कोई भी बच्चा काउंसलिंग कराता है और 5,000 रुपये जो फीस काटता है, अगर मान लीजिए कि वह एडमिशन नहीं लेता है तो उसका जो काउंसलिंग का फीस है 5,000 रुपये है, उसको वापस नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित किए होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश की पुष्टि कन्फर्मेशन हेतु आवंटन सह पुष्टि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में फीस 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण आमंत्रण पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका मतलब यह है साथियों कि अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए कि उसको कॉलेज मिल गया तो उसको कंफर्म करने के लिए 5,000 रुपये पुनः देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 रुपये अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये और कन्फर्मेशन फीस 5,000 रुपये, यानी टोटल 10,000 रुपये का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब साथियों कि जो आप काउंसलिंग का 5,000 रुपये दिए थे और जो कन्फर्मेशन फीस 5,000 रुपया जो लगा था, यानी टोटल 10,000, तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये 10,000 रुपये आपका जो एडमिशन फीस लगेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइवेट में 41,000 फीस लगता है, तो यानी 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा उसमें से, मतलब आपने 10,000 रुपये जमा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखी जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने और प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार का अभिलेखी विसंगति पाए जाने पर शुल्क अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपया और कन्फर्मेशन फीस 5,000 रुपया को किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि साथियों अगर कोई भी बच्चा है, अगर वह अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये जमा कर देता है और कन्फर्मेशन फीस 5,000 रुपये जमा कर देता है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो उसका 10,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखित जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटन संस्थान में अपने समस्त मूल अंक पत्र प्रमाण पत्रों अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ही प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया, अतः अभ्यर्थी को स्टेट रैंक मेरिट एवं भरे गए प्रशिक्षण के विकल्प की वरीयता से संस्थान सीट का आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के चक्र के चरण में यदि अभ्यर्थियों को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो अभ्यर्थी द्वारा अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान की गई अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये के सापेक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र में चयन में काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर 100% प्रवेश के उद्देश्य के तृतीय चक्र में कॉलेज स्तर से सीधे
डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा समन्वय विचारोपरांत पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। इस प्रक्रिया हेतु कार्रवाई किए जाने के समय कॉलेज में रिक्त सीटों की स्थिति की आवश्यकता अनुसार सुविचारित प्रस्ताव सचिव, परीक्षा नियामक और उत्तर प्रदेश शासक को उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम जानेंगे निर्धारित शुल्क को लेकर। अब देखिए, जैसा कि साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो निर्धारित शुल्क है उसमें सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 700 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपया और विकलांग श्रेणी के लिए 200 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने पर पूर्ण प्रक्रिया किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस रिफंड नहीं होगा। मतलब साथियों कि अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो उसका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब हम जानेंगे आरक्षण के नियमों को लेकर। तो अब पहला पॉइंट इसमें लिखा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में राज्य के अभ्यर्थी के चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा पॉइंट है साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शासन से द्वारा दिनांक 18 तारीख दूसरा महीना 2019 को जो EWS आरक्षण भारत की संसद से पारित हुआ था, तो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कास्ट वालों को आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को आपस में क्रमशः अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से भरा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि उत्तर प्रदेश के राज्य के विकलांगों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों का कोटा चयन की तिथि को उपलब्ध अध्ययन उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अधिनियम 1997 के अनुसार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को श्रेणीवार अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि डीएलएड परिषद के अंतर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सीटों की 100% भरे जाने के उद्देश्य से आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आश्रित श्रेणी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विषय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सामान्य वर्ग की सीटों पर परिवर्तित करने की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसका मतलब यह है साथियों कि अगर मान लीजिए कि जो आरक्षित सीट है अगर उसमें पूरा सीट नहीं भर पाता है तो उस सीट को अनरिजर्व कैटेगरी करके अनारक्षित सीट से भरा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा। इसका मतलब है यह है साथियों कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर उत्तर प्रदेश मतलब दूसरे राज्य का बच्चा यूपी बीटीसी का फॉर्म भरता है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा, उसको यहाँ के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम जानेंगे फीस को लेकर। जैसा कि साथियों उत्तर प्रदेश जो बीटीसी है, जो सरकारी शुल्क है वो 10,200 रुपये है टोटल। और जो प्राइवेट शुल्क लगता है जैसे कि निजी संस्थानों हेतु संस्था देश संख्या द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क 41,000 होगा। यानी साथियों कि अगर किसी भी बच्चे को अगर मान लीजिए कि सरकारी कॉलेज मिलता है तो उसका फीस 10,000
₹200 होगा और अगर किसी भी बच्चे को मान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसका फ़ीस ₹41,000 होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।